शुरुआत करते हैं फटाफट एंड फ्रेश खबरों की। अब आपको दिखाते हैं फ्रेश एंड फास्ट बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुदरत के कहर से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में फ्लैश फ्लड से हड़कंप मच गया। महादेव पानी टूरिस्ट स्पॉट पर अचानक बाढ़ आ गई। भारी बारिश से अचानक बढ़ा झरने का जलस्तर। बाढ़ की चपेट में आए पिकनिक पर पहुंचे हुए लोग। सामने आई बाढ़ के तांडव की हाहाकार तस्वीरें। जिंदगी के लिए जद्दोजहद करते नजर आए लोग। बताया जा रहा है कि कल शाम 5 बजे के करीब गोपी घाट पर अचानक भारी बारिश हुई और इस वजह से झरने का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिसका लोगों को अंदाजा नहीं हुआ और झरने में नहा रहे सैकड़ों लोग फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए। कई लोग इस बाढ़ में बहने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह लोग अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पेड़ के सहारे जान बचाने की कोशिश करता नजर आया तो कई रस्सी के सहारे लोगों को बचाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिए लोग। खबर मिलते ही प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बाढ़ में फंसे हुए 4 लोग बह गए, 2 को बचा लिया गया, कुछ लापता भी बताए जा रहे हैं। 5 तस्वीरों में अब आपको दिखाते हैं रायसेन में कैसे हुआ यह हादसा। 5 तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे पहले तो बारिश हुई, उसके बाद तेज पानी का बहाव आया और यहां पर पिकनिक स्पॉट पर जो लोग मौजूद थे वो अचानक आफत में आ गए, उनकी जान फंस गए। गोविंद गुर्जर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। गोविंद, जो लोग लापता हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिली है? देखिए विद्या, सबसे पहले तो ये जो खबर है, तस्वीरें हैं, बहुत बड़ी लापरवाही की, बहुत डिस्टर्बिंग पिक्चर्स हैं, जिसमें कई लोग, सैकड़ों लोग मझधार में फंस चुके थे। कल जो पिकनिक स्पॉट है ये भोपाल से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर है। प्रतिबंधित रहता है बरसात में, बावजूद उसके हजारों लोग यहाँ पर जुटते हैं और कल 100 से ज्यादा लोग नदी के बहाव में उस समय फंस गए जब पानी का बहाव बढ़ने लगा और 4 लोग उसी दौरान बह गए। समय पर प्रशासन को सूचित किया गया और समय पर प्रशासन ने पहुंचकर एसडीआरएफ की टीम ने एक एक कर सभी को जद्दोजहद करते हुए रेस्क्यू किया, लेकिन 4 लोग इस पूरे बहाव में बह गए, जिसमें एक बच्चा 13 साल का अभी भी लापता बताया जा रहा है। लेकिन बड़ी लापरवाही की बहुत शुक्रिया गोविंद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में कुदरत के कहर से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल में भारी बारिश के कहर से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि लगातार बारिश के चलते कई जगह जमीन धंस गई। कंडाघाट हनुमान मंदिर में भी जमीन धंसने की खबर है। मंदिर परिसर में कई जगह बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। सामने आई है पहाड़ धंसने की डरावनी तस्वीर। शिमला हाईवे पर मंडराया, भूस्खलन का खतरा। मंदिर परिसर में जाने पर रोक लगा दिया गया है, इलाका खाली करा लिया गया है। करीब 3 फीट जमीन धंस गई, जिसके चलते प्रशासन ने एहतियातन मंदिर परिसर के पूरे इलाके को खाली करवा दिया। दरारों को तरपाल से ढक दिया गया ताकि बारिश हो तो इन दरारों में पानी भरने से रोका जा सके, क्योंकि जितनी तेजी से इन दरारों में पानी भरेगा उतनी ही ज्यादा लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ेगा। इस वक्त मैं हिमाचल के सोलन में हूं और ये जगह जो है वो कंडाघाट है और यहाँ पे जो है मंदिर है। मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहूंगी कि अब जो है यहाँ पे लैंड सिंकिंग के बहुत सारे मामले आ रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह लैंड सिंकिंग क्या होता है। लैंड सिंकिंग होता है कि पहाड़ जो है पूरा का पूरा पहाड़ नीचे धंसना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है ये जो आप ये लेंटर देख सकते हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन थे, लेकिन धंसने की वजह से, बारिश ज्यादा होने की वजह से जो लैंड जो है पूरी तरह नीचे धंस गई है। आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर जो है ये वाला जो लैंड था पहले इसके साथ अटैच था, लेकिन जैसे ही बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पे हुई, अब जो है ये वाला एरिया है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो नीचे की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं मंदिर में जो है पूरी ये जो सीढ़ियां थी, पहले ये जो सीढ़ियां आप देख सकते हैं किस तरह जो है मूर्तियां यहाँ पे लगी हैं, पूरा का पूरा यहाँ से ये अटैच थी। ये सीढ़ियां जो थी ये इसके साथ अटैच थी, लेकिन लैंड बारिश के चलते ये लैंड सिंकिंग का मैटर जो है ये सामने आया है। ऐसा हालात, ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। आप ये देख सकते हैं किस तरह जो है पूरा का पूरा मंदिर अब नीचे की तरफ धंसना शुरू हो गया है। काफी भयानक ये तस्वीरें। आपको साथ में ये भी दिखा दूं कि ये जो पहाड़ है उसी के नीचे मैं बताना चाहूंगी कि वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला नेशनल
ट्रैक जो है, रेलवे ट्रैक है, इसी के नीचे है, जहाँ से जो है टूरिस्ट यहाँ से गुजरते हैं रेलवे ट्रैक को एंजॉय कर। लेकिन आप साथ में ये भी देखते हैं कि अगर ये पहाड़ पूरा का पूरा पहाड़ जो है ये नीचे की तरफ गिर जाता है तो पूरा ये जितना भी पूरा पहाड़ है, पूरा ये परिसर है, ये नीचे की तरफ गिरेगा और पूरा का पूरा पहाड़ ये नेशनल हाईवे पे जाके गिरेगा और जिसके बाद जो है भयानक तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिलेगी। पूनम शर्मा, टाइम्स नाउ नव भारत, कंडाघाट, हिमाचल प्रदेश। कंडाघाट में जमीन में दरार पड़ने का इकलौता मामला नहीं है, हिमाचल में कई और जगहों पर ऐसे ही हालात बने हुए हैं। टाइम्स नाउ नव भारत ने आपको वो तमाम जगह दिखाई जहां पर पहाड़ दरक रहे हैं और जमीन धंस रही है। इन 6 तस्वीरों को देखिए जहां हालात बेहद खतरनाक बने हुए हैं। और अब आपको मैप पर वो तमाम जगह दिखाते हैं जहां पर सैलाब प्रहार ने खतरा पैदा कर दिया है। देखिए, आपको एक एक करके तस्वीर दिखाते हैं कि कौन कौन से वो इलाके हैं, कौन कौन सी वो जगह है जहां पर सैलाब की वजह से खतरा है। शामती, कई मकान यहां पर धंस गए हैं। कंडाघाट मंदिर परिसर में दरार पड़े, हमने आपको तस्वीरें दिखाई। डगशाई, यहां पर खाली प्लॉट में दरार पड़ गई और इसके अलावा सलोगड़ा टूटकर चट्टान गिरने की यहां खबर है। अर्की में विशालकाय चट्टान गिर गई और सोलन में पहाड़ दरकने लगे। तो ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। सोलन और इसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। सोलन के पास पहाड़ों में जबरदस्त कटाव हुआ है। पहाड़ दरकने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, घरों पर खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ पर बने घरों के साथ हादसा हो सकता है। ग्राउंड जीरो से नव भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हुई है। आपको साथ में ये भी बता दूं कि साथ में यहाँ पे रिहायशी जो है इलाका है और वहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो है पोल का जो नीचे का पूरा मिट्टी है वो नीचे आ गई है। पोल सिर्फ खड़ा दिखेगा आपको। और आपको साथ में ये भी बता दूं उसके ऊपर एक घर है, काफी बड़ा घर है जिसे अभी खतरा बना हुआ है। इसमें भी, इस घर में जो है बड़ी बड़ी दरारें आ गई है जिस तरह से भारी बारिश हुई है यहाँ पे और मिट्टी जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। और आपको साथ में ये भी बता दूं ये साथ में जो जितने भी ये घर बने हैं उन्हें भी खतरा बना हुआ है लैंडस्लाइड के चलते। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑन भारत, सोलन, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल से एक और बड़ी खबर आ रही है। लगातार बारिश से हिमाचल में भारी तबाही है। दिल्ली शिमला हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ से टूटकर हाईवे पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी हैं। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया से नव भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किस कदर जो है भयानक जो है तस्वीरें यहाँ पे आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो एनएच के हाल आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा पहाड़ आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आ गया है और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये दिखाना है कि आपको हम दिखा सकें कि हिमाचल में जो हालात है किस कदर हैं। और आपको साथ में ये भी बता दूं कि अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑन भारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि आपदा से राहत के लिए हिमाचल प्रदेश को 361 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है और नुकसान का हिसाब किताब लगाने के बाद आगे भी मदद जारी रहेगी। एक किश्त 181 करोड़ की, दूसरी किश्त ये लगातार केंद्र सरकार ने दी है। और जब भविष्य में राज्य की ओर से एक एस्टीमेट बन के जाता है कि जब पूरा बरसात का सीजन ओवर होता है तो कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, वो भी जब एक बार जाएगा तो केंद्र सरकार ने ना पहले कोई कमी छोड़ी है ना आगे कोई कमी छोड़ेगी। और अब आपको 30 सेकंड में महाराष्ट्र के नवी मुंबई से आई रिपोर्ट दिखाते हैं। फतेह बांध में कैसे बाल बाल बची जिंदगी। नवी मुंबई के गाड़ेश्वर बांध में डूब रहे 2 लोगों को पुलिस ने बचा लिया। ये दोनों शख्स वहां पर तैरने गए थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में दोनों वहीं फंस गए। दोनों ने वहां से निकलने की काफी कोशिश की। जब वो तेज बहाव का सामना नहीं कर पाए तो पेड़ का सहारा लेकर वहां खड़े हो गए। इसी बीच वहां गश्त लगा रहे पुलिसकर्मियों की नजर दोनों पर पड़ी। पनवेल पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और रस्सी के सहारे दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और अब बड़ी खबर धर्मनगरी हरिद्वार से है, जहां पर बैराज का फाटक टूटने से हड़कंप मच गया। भीमगोड़ा बैराज का गेट नंबर 10 टूटा और इसके बाद हड़कंप मच गया। गंगा नदी का लेवल खतरे के निशान से ऊपर है। गंगा किनारे के इलाके में जारी कर दिया गया है अलर्ट और पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से गंगा उफान पर है। हरिद्वार में गंगा नदी डेंजर मार्ग पर बह रही है। वहीं
भीमगोड़ा बैराज का गेट नंबर 10 टूटने से इलाके में हड़कंप मच गया। ये गेट गंगा के तेज बहाव को झेल नहीं पाया और गेट को ऊपर उठाते समय इसकी लोहे की तार टूट गई। भीमगोड़ा बैराज यूपी सिंचाई विभाग के अंडर आता है। आला अधिकारियों का कहना है कि पुराने हो चुके गेट को बदला जाना था, लेकिन कांवड़ मेले में भारी ट्रैफिक और जाम के चलते ये काम पूरा नहीं हो पाया और नतीजा आज सबके सामने। भीमगोड़ा बैराज का गेट टूटने के बाद कहां-कहां अलर्ट जारी किया गया है ये आपको बताते हैं, और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कहां-कहां नुकसान हो सकता है ये भी आपको बताते हैं। देखिए, श्यामपुर, खानपुर, लक्सर, पथरी, ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त इस बैराज के टूटने की वजह से नुकसान हो सकता है और इसका असर कहां तक हो सकता है ये आपको बता रहे हैं। बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, इन इलाकों में ये पानी आ सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का गेट टूटने से हड़कंप की बड़ी वजह मौसम विभाग का रेड अलर्ट भी है। एक और अहम खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में आज से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिन भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है मौसम विभाग की तरफ से। हरिद्वार, देहरादून जिले के कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पौड़ी और टिहरी जिले के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तराखंड के रेड अलर्ट में आज ही सबसे ज्यादा बारिश का अनुमान जताया गया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग जो रेड अलर्ट जारी करता है उसका असल मतलब क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। रेड अलर्ट यानी कि मौसम की खतरनाक स्थिति का संकेत। एक साथ कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका होती है। 204 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने का अनुमान होता है। बादल फटने, लाल निशान के पार नदी के होने के संकेत होते हैं और जानमाल की सुरक्षा के लिए बहुत सावधानी की जरूरत होती है। भारी बारिश की आशंका उत्तराखंड के साथ साथ कई और राज्यों में भी है और लिहाजा किस राज्य में कौन सा अलर्ट जारी किया गया है यह भी आपको जान लेना चाहिए। उत्तराखंड में किस किस इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में देखिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ओडिशा में आपको बता दें कि ऑरेंज अलर्ट है। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी यूपी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ झारखंड में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और कर्नाटक में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भी येलो अलर्ट है। दिल्ली में येलो अलर्ट है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के बीना से ये बड़ी खबर आ रही है। बीना में वंदे भारत के कोच में आग लग गई। भोपाल से दिल्ली जा रही थी वंदे भारत और अब देखिए कैसे बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर वंदे भारत में आग लगने की खबर है। वंदे भारत के कोच में आग लगी और ये ट्रेन भोपाल से दिल्ली जा रही थी। वंदे भारत जो हाल ही में चलाई गई थी, इस ट्रेन के कोच में आग लगी है। हालांकि अभी किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं मिल रही है, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन भोपाल से दिल्ली जा रही वंदे भारत के कोच में आग लगी है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धू-धू कर जलता हुआ ये कोच नजर आ रहा है। बाहर कुछ लोग खड़े हैं और इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। वंदे भारत ये नई ट्रेन है और बोगी में आग लगी है, जिसकी तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीर नवभारत पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। वंदे भारत के कोच में आग लगी है। ये ट्रेन भोपाल से दिल्ली आ रही थी और इसी बीच ट्रेन की एक बोगी आग की चपेट में आ जाती है और देखते ही देखते देखिए कैसे आग की लपटें चारों तरफ बिखर जाती हैं। निचले हिस्से में ये आग दिखाई दे रही है और पिछली बोगी यानी कि ट्रेन का जो पिछला हिस्सा है उस तरफ ये आग नजर आ रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से दिल्ली आ रही थी, लेकिन इसी बीच ट्रेन के निचले हिस्से में देखिए बोगी में आग लगती है और देखते ही देखते आग की लपटें बढ़ती चली जाती हैं। गोविंद गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या जानकारी है? देखिए, सागर जिले का बीना जो इलाका है वहां वंदे भारत ट्रेन सुबह चली थी निजामुद्दीन स्टेशन के लिए। भोपाल से निजामुद्दीन के लिए ये ट्रेन जाती है और वंदे भारत जो ट्रेन है जिसे हरी झंडी को पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाई थी जब इसका स्टार्ट हुआ था टूर जो यात्रा इसकी भोपाल से दिल्ली के लिए। आज सुबह तकरीबन 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वंदे भारत ट्रेन के कोच में आग लगी। आग की वजह क्या थी ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन सभी यात्रियों को
सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई है। तो ये तस्वीरें हैं बीना इलाके की। जो बहुत शुक्रिया गोविंद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और अब आपको 30 सेकंड में दिखाते हैं पंजाब के मानसा में सामने आया एनडीआरएफ टीम के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो। पंजाब में भारी बारिश के बीच एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी बीच पंजाब के मानसा में एनडीआरएफ टीम के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। मानसा इलाके में कई घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में बोट के जरिए एक बुजुर्ग का रेस्क्यू किया गया। बता दें कि पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात हैं। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। अभी भी लोगों को बचाने का काम जारी है। और अब 1 मिनट में आपको दिखाते हैं बाढ़ बारिश की खबरों का फ्रेश एंड फास्ट डोज। कश्मीर में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में नदियां खतरे निशान से ऊपर बह रही हैं। इस बाढ़ की वजह से सेब की फसल भी बर्बाद हो गई। स्थिति को देखते हुए सेना अलर्ट मोड पर आ गई है। पानी के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हाल ऐसा है कि लोगों के घरों और दुकानों पर पानी ने कब्जा जमा लिया है। जलभराव के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आज ही हरियाणा के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। महाराष्ट्र में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से कई सड़कों पर संपर्क टूट गया है। नागभीड़ नागपुर रोड पर हाल बेहाल है। यहां नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। हालात ऐसे हैं कि चंद्रपुर जिले में बामनी पुल पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से यातायात पर सीधा असर पड़ा है। मिलाड के सलेम में भारी बारिश की वजह से 75,000 ट्रक फंसे हुए हैं। ये सभी ट्रक्स नॉर्थ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए निकले थे, लेकिन बारिश की वजह से सभी गाड़ियां तमिलनाडु में ही फंस गई हैं। इस बीच ट्रक मालिकों की चिंता बढ़ी हुई है। उनका कहना है कि ज्यादा देरी होगी तो ट्रक पर लदे सामान खराब हो सकते हैं। और अब अगली खबर यूपी से है। यूपी के गोंडा से बड़ी खबर है और पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस ने आरोपी मोहम्मद रईस को पकड़ा है। एटीएस के सामने रईस ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। मोहम्मद रईस ने आईएसआई को खुफिया जानकारी दी। इस बारे में जानकारी दी है उसने। मोहम्मद रईस की गिरफ्तारी के बाद उसकी मां ने बातचीत में कहा है कि उनकी रिश्तेदार पाकिस्तान में रहती है, जिससे अक्सर उसकी बात होती रहती थी। बता दें आपको कि कुछ दिनों पहले ही यूपी एटीएस ने गोंडा से सद्दाम को गिरफ्तार किया था, जो आतंकी साजिश रच रहा था। पाकिस्तान में भी है क्या? हाँ, हमारे नंद रहाटी बड़े ससुर के बेटिया है। दोनों कहाँ पर रहती है? अभी नहीं पता, पाकिस्तान जानी थी। बातचीत तो होती होगी फोन उनसे? हाँ, कब्बो कदार वैसा है। आना जाना भी होता होगा? आना 15-20 साल पहले आए रहा। बातचीत होती रहती है? हाँ, कब्बो कदार जैसे मैका है उनका। हाँ। और बड़ी खबर देहरादून के विकास नगर से, जहां पर कांवड़ियों पर पथराव करने वाले लोगों पर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। विकास नगर में कांवड़ियों पर पथराव का मामला, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी राशिद समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। 14 जुलाई को देर रात हुई थी पत्थरबाजी। पथराव में कई कांवड़िए घायल हुए थे। वहीं इन 5 लोगों के अलावा बाकी आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस की टीम ने पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सहसपुर में जो घटना घटी थी उस संबंध में थाना सहसपुर पर अभियोग पंजीकृत हुआ है। उसमें आज हमारे द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनका सभी माननीय न्यायालय में जिन्हें प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा रिमांड स्वीकृत कर दिया गया। अब उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा जाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं यूपी के मेरठ से, जहां एक दिन पहले करंट लगने से 6 कांवड़ियों की जान चली गई थी। मेरठ हादसे में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने पल्ला झाड़ लिया है। कांवड़ियों की लापरवाही से यह हादसा हुआ, ये जानकारी दी गई है। कांवड़ तय सीमा से ज्यादा ऊंचा था, इसलिए यह हादसा हुआ। 22 फीट ऊंचा था कांवड़, जबकि तय सीमा 12 फुट है। शटडाउन का ना तो आवेदन था और ना ही कोई फोन आया था। बिजली विभाग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। मेरठ में बिजली के हाईटेंशन तार से कांवड़ के छू जाने से 15 जुलाई से 6 कांवड़ियों की मौत हो गई थी। 15 जुलाई को टाइम्स ऑफ भारत कांवड़ यात्रियों से अपील करता है कि कांवड़ की ऊंचाई सरकारी निर्देश से ज्यादा न रखें, तभी ऐसे हालातों से और हादसों से बचा जा सकता है। और अब आपको 30 सेकंड में मध्य प्रदेश से आई खबर दिखाते हैं। उपनते डैम से दुस्साहस दिखाना कैसे पुलिस अफसर की जान पर भारी पड़ गया।
एमपी के देवास में एक थाना प्रभारी की पानी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल टीआई को जामनेर नदी में शव तैरने की सूचना मिली थी। ऐसे में जब पुलिसकर्मी डैम के पास पहुंचा और शव को तैरते देखा तो उसे बाहर निकालने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन तेज बहाव की वजह से पुलिसकर्मी ने संतुलन खो दिया और पानी में डूब गए। सूचना मिलने पर टीआई को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और उत्तराखंड के केदारनाथ से बड़ी खबर है। आपको बता दें, केदारनाथ मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर बैन लगा दिया गया है। मंदिर परिसर में फोटो वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने यह फैसला लिया है। मंदिर परिसर में तंबू शिविर लगाने पर भी पाबंदी है। बद्रीनाथ में भी जल्द नियम लागू करेंगे, ये समिति की तरफ से कहा गया है। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने इस फैसले को कड़ाई से लागू कर दिया है और श्रद्धालु मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं को शालीन कपड़े पहनकर आने की भी अपील की है। केदारनाथ मंदिर के सामने हाल ही में एक महिला ब्लॉगर ने अपने प्रेमी को प्रपोज किया था। इसका वीडियो वायरल होने पर बद्री केदारनाथ समिति ने फैसला लिया। आज सावन का दूसरा सोमवार है। देश भर में लोग महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीएम योगी भी गोरखपुर में पूजा पाठ करते नजर आए। सीएम योगी गोरखपुर मंदिर में रुद्राभिषेक करते हुए नजर आए। सावन के दूसरे सोमवार पर उन्होंने पूजा की। इसके अलावा देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। बम बम भोले के जयकारों की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। आपको देश भर के मंदिरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर काशी विश्वनाथ मंदिर की है, दूसरी उज्जैन के महाकाल मंदिर की है और तीसरी तस्वीर झारखंड के देवघर से है, बाबा वैद्यनाथ धाम से। अब आपको अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। जानकारी यह है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खबर। गर्भगृह में भगवान राम का बाल स्वरूप स्थापित होगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान दिया है, अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा निर्माण का कार्य, दिसंबर तक बाकी काम पूरा कर लिया जाएगा। गर्भगृह में जो मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी वो भगवान का बालक रूप है, 5 वर्ष का बालक। प्रतिमाओं का निर्माण अयोध्या में शुरू हो गया है। ये सारे निर्माण कार्य ऐसा लगता है अक्टूबर तक हम पूरा कर लेंगे। छोटी मोटी बातें बची रहेंगी, उसे आप फिनिशिंग टच कह सकते हो, वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय कर दी गई है। 10 दिनों तक चलेगी ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी आ गई है। देखिए, जो 15 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 के बीच प्राण प्रतिष्ठा का ये जो पूरा कार्यक्रम होगा वो आयोजित किया जाएगा, इसकी जानकारी दी गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चौंकाने वाली खबर पाकिस्तान के सिंध से है, जहां पर सिंध के काशमोर में मंदिर पर डकैतों ने हमला किया है। महिला बच्चे समेत 30 हिंदुओं को बंधक बना लिया गया। मंदिर पर गोलियां बरसाई गई, रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया। काशमोर मंदिर पर दागा गया रॉकेट नहीं पटा। कुख्यात रानो शेठ डकैत के गिरोह ने इस वारदात को अंजाम दिया। सिंध के काशमोर में जिस हिंदू मंदिर पर डकैतों ने हमला बोला वो बागड़ी समुदाय का मंदिर है। इसे साल में एक बार सावन के मौके पर खोला जाता है। मंदिर पर हमला करने वाले सिंध के रानो शेठ डकैत ने 2 दिन पहले धमकी दी थी कि पाकिस्तान से भागी सीमा हैदर को हिंदुस्तान से 2 दिन में वापस नहीं लौटाया गया तो सिंध में हिंदू मंदिरों को वो तबाह कर देगा। उस धमकी को अंजाम देने के लिए काशमोर के हिंदू मंदिर पर डकैतों के गिरोह ने हमला बोला। ऐसा पूरा रात को दिन को तकलीफ न मानी खाते हैं, मच्छर खाते हैं, हर चीज खाते हैं। मैं तकलीफ हो गया 5 साल मैंने छोड़ दिया। मैं अब 1 मिनट में देश भर से आई कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। अयोध्या से हिमाचल प्रदेश के 11 लोग लापता हो गए हैं। इसमें से एक ही परिवार के 10 लोग शामिल हैं। इस परिवार के पड़ोसियों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि 10 जुलाई के बाद इन लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। पंजाब के लुधियाना में देर रात प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 10 गाड़ियों को मिलकर इस पर काबू पाना पड़ा। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन
इससे लाखों का नुकसान हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक तरफ लद्दाख में सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया तो दूसरी तरफ कार्यक्रम के बाकी बारीकियों का भी अध्ययन किया जा रहा है। तमिलनाडु के गुडलूर इलाके में एक हाथी के झुंड की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है। हाथियों का झुंड रास्ता क्रॉस कर लाइन से गुजर रहा है और इस बीच एक स्थानीय व्यक्ति ने कैमरे में इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। सोशल मीडिया पर इसे तेजी से वायरल किया जा रहा है। और चौंकाने वाली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर से आई है। 9 साल के बच्चे का खतना करवाकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला है। इंदौर के खजराना से आरोपी इलियास को गिरफ्तार किया गया है। बच्चा और उसकी मां को बाड़मेर से भगाकर ये ले गया था। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई शुरू हुई है। आरोपी इलियास अहमद ने बच्चे और उसकी मां का धर्म परिवर्तन करवा दिया और फर्जी सर्टिफिकेट भी तैयार करवा लिया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि इलियास अहमद का गैंग धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क चला रहा है। इसके लिए उसे बड़ी फंडिंग भी हो रही है। चौंकाने वाली बड़ी खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां पर जोधपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में नाबालिग से गैंगरेप का मामला है। दोस्त के साथ जोधपुर घूमने आई थी नाबालिग। मददगार बनकर 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के दोस्त को बंधक बनाकर युवती का रेप किया गया। सीसीटीवी से पहचान हुई है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पीड़ित और उसके दोस्त रात को जोधपुर बस स्टैंड पर कृष्ण गेस्ट हाउस में कमरा लेने गए हुए थे, जहां उन्हें कमरा नहीं दिया गया और फिर तीनों आरोपी उन्हें अपने साथ मदद के नाम पर ले गए। गेस्ट हाउस स्टाफ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात को लेकर सियासत भी तेज है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वारदात में शामिल लड़के बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के सदस्य हैं। वहीं छात्र संगठन एबीवीपी ने बयान जारी कर कहा है कि आरोपियों का उनसे कोई संबंध नहीं है। कल रात को एक नाबालिग लड़का लड़की लगभग उम्र 17-18 साल वो अजमेर से जोधपुर की तरफ आए थे बस से। बस स्टैंड पर वो रात को 10 साढ़े 10 बजे के लगभग उतरे। उसके बाद वो किसी यहाँ पर रुकने के लिए गेस्ट हाउस में उन्होंने कमरा ढूंढा। छात्रा का उसमें कुछ नाम पुलिस के द्वारा दिए गए हैं। विद्यार्थी परिषद का इन लोगों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। समस्या ये है कि राजस्थान की सरकार के पास पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं और जिम्मेवार कोई है तो अशोक गहलोत हैं, लेकिन कांग्रेस का आलाकमान क्यों संज्ञान नहीं लेता। ये जो प्रियंका गांधी कहती है लड़ सकती हूँ, अब क्यों नहीं लड़ती। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज विपक्षी दल बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। शाम को यह बैठक होने वाली है और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी 2024 के लिए। दूसरी तरफ आपको यह भी जानकारी दे दें कि बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक के लिए आम आदमी पार्टी भी अब तैयार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा था, जो मांग रखी थी, उसको मान लिया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो आज शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक ये बैठक चलेगी और इसके बाद इस बैठक में हुई अहम जानकारी साझा की जाएगी। शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच ये होटल में बैठक होने जा रही है। 2024 में बीजेपी की घेराबंदी के लिए रणनीति बनाने के लिए एक बार फिर से विपक्षी दल एक साथ बैठक करने जा रहे हैं। पहली बैठक पटना में हुई, उसके बाद अब ये बैठक बेंगलुरु में ताज वेस्ट एंड होटल में होगी और इस बैठक में तमाम विपक्षी दल एक बार फिर से 2024 की रणनीति बनाएंगे। 2024 में मोदी विरोधी मुहिम कैसे चलाएं और मोदी के खिलाफ पूरी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इसको लेकर विपक्षी दल एक साथ आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर 17 से 18 पार्टियां जो पटना में शामिल हुई थी विपक्षी बैठक में, वो सभी एक बार फिर से यहां पर नजर आएंगी। बेंगलुरु में यह बैठक होने जा रही है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में तय किया जाएगा कि तमाम जो रीजनल पार्टीज हैं उन पार्टियों की भूमिका क्या होगी। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुराग, शाम को यह बैठक होने वाली है, कौन कौन पहुंच रहा है और तमाम जो मतभेद पटना की बैठक में नजर आ रहे थे वो क्या अभी तक बने हुए हैं? देखिए विद्या, मतभेद दूर करने की कोशिश तो की गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस बात को लेकर लगातार रिजिड थी कि अध्यादेश के समर्थन में विपक्षी पार्टियां जो हैं वो आए, कांग्रेस ने उस पर पूरी तरह से स्टैंड क्लियर कर दिया, इसलिए वो मतभेद कुछ हद तक अपने स्तर पर सुलझाने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं सबसे पहले बेंगलुरु में जब पहुंचा हूं तो तस्वीरें दिखा देता हूं कि जब विपक्षी पार्टियां यहां पर पहुंची तो कैसे तैयारियां की जा रही हैं। मैं एयरपोर्ट के रास्ते पर हूं, तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर तक आगे आ चुका हूं और इसी तरह के बैनर पोस्टर जो है वो लगा दिए गए।
हर राजनीतिक पार्टी जो मोदी के विरोध में यहां पर इकट्ठा हो रही है उसके बड़े नेता के चेहरे को यहां पर स्थापित किया गया। सीधे एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जितने भी नेता हैं उनका इसमें बराबरी का एक पहलू होगा, एक पक्ष होगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम चीजें जो है यहां पर तैयार की गई। देखिए, एक बड़ा मैसेज वो मंच पर देखने को मिलेगा जब राजनीतिक पार्टियों के जो तमाम दिग्गज हैं वो इकट्ठा होंगे। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज सोनिया गांधी यहां पर मौजूद रहेंगी। बताया जा रहा है जब सोनिया गांधी यहां पर मौजूद रहेंगी तो आज रात को डिनर डिप्लोमेसी होनी है। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक डिनर डिप्लोमेसी होगी और उसमें इनफॉर्मल बातचीत होंगी। कोशिश ये की जाएगी कि जितने भी मतभेद हैं आपसी तौर पर उसे सुलझा लिया जाए। और कल जो बैठक होने वाली है विद्या, कल की बैठक में दरअसल वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, शीट शेयरिंग को लेकर किस तरह से सामने जाना है, जनता के साथ किन मुद्दों पर जाना है, क्षेत्रीय पार्टियों का कितना वेटेज होगा, ये तमाम चीजें तय की जानी। और इसीलिए ये बैठक पूरी जानकारी के लिए आप नजर बनाकर रखें और भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।